एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। कक्षा 12 की भूगोल की कक्षाओं के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे गौड़ जनजाति के निवास और उसके समाज के बारे में। इससे पहले हमने उसके सारा चित्र हमने देखा उसका कि कौन सा भी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके अलावा वो कहाँ निवास करता है, किस प्रकार की कृषि करता है, किस प्रकार की भोजन व्यवस्था है, किस प्रकार की उसकी वस्त्र आभूषण है। इन सब बातों के आगे वाले क्रम में हम बात करेंगे निवास करेंगे, यानी उसका मकान किस प्रकार का है। देखिएगा निवास करें कौन नगले। अब देखो ये एक आपके सामने नगले और पल्ली, ये दो शब्द आपके सामने अलग आए होंगे, नगले और पल्ली। तो मैं आपको बता दूं कि हम आगे के जब हम बस्तियां पढ़ेंगे, आवास पढ़ेंगे, तो उसमें दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे प्रकीर्ण टाइप और एक पढ़ेंगे सहज बस्ती। दो प्रकार की बस्तियों के मुख्य टाइप। प्रकीर्ण का अर्थ होता है दूर दूर, इस प्रकार से। ठीक है, और शहर का अर्थ होता है इस प्रकार की बस्ती। दो ही प्रकार होते हैं, फिर सब टाइप में हम जाएंगे, आपको अलग अलग प्रकार मिल जाएंगे। हम बात करेंगे तारा प्रकार के, चौपट्टी, आयताकार, ये सब अधिवासों के प्रकार हैं। बट अब आपको यहाँ पे नगले और पल्ली की बात समझ में आनी चाहिए कि नगले और पल्ली का अर्थ है स्थानीय नाम है। जैसे राजस्थान में हम ढाणी कहते हैं, क्या कहते हैं, ढाणियां कहते हैं, कुछ उसी प्रकार से रूप होता है। देखिए ये मान लो क्षेत्र है, इसमें एक खेत है, अब यहाँ पे एक ढाणी है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। समझे बात? कहने का अर्थ है ये जो ढाणियों का तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक वही प्रकार क्या है नगले और पल्ली। ये प्रकीर्ण बस्तियों के अंतर्गत आते हैं, नगले और पल्ली भी कहते हैं। छोटे छोटे गांव में रहते हैं, गांव का आकार बहुत ही छोटा होता है, अपने गांव से भी लगभग छोटा होता है। लगभग 30-35 के आसपास घरों को ये गांव कह देते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना होता है, यानी मकान बनाना होता है, क्या होता है, मकान बनाना होता है, उसमें ये सगुन निकलवाते हैं। ये कुछ आधुनिक टाइप की बात हो गई। जैसे आजकल हम अगर प्लॉट लेंगे तो उसमें अगर हम मकान बनाना चाहते हैं तो हम भी मुहूर्त वगैरह देखते हैं, तो ठीक यही कि ये क्या करते हैं, ये सगुन निकालते हैं। सगुन निकालने का होता है मुहूर्त देखना, क्या देखते हैं, मुहूर्त वगैरह देखते हैं और उस स्थान पर उत्सव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये लोग उत्सव मनाते हैं। अब देखिएगा ये लोग उत्सव मनाते हैं तो उत्सव में क्या करते हैं, बत्तख और मुर्गे की बलि देते हैं। किसकी देते हैं, बत्तख और मुर्गे की ये लोग क्या करते हैं, बलि देते हैं। अब देखिएगा बत्तख और मुर्गे की बलि देने का शिकार हो गया, और शिकार हो गया तो इसका मांस होगा, वो इसको प्रसाद मान लेंगे। ये तो बात हो गई इनकी निवास की। अब हम बात किसकी करेंगे, इनके औजार की और इनके बर्तनों की। तो इनके पास साधारण और बहुत ही कम औजार होते हैं, कोई स्पेशल औजार नहीं है इनके पास। आप बात करोगे इनके पास स्पेशल कोई औजार नहीं है। इनके पास जो औजार होते हैं वो स्थानीय कारीगर ही बनाते हैं। स्थानीय कारीगर में अगर बात करें तो लोहार की बात कर लेते हैं, किसकी, जो लोहे का काम करता है, जो जाति लोहे को पीट पीट के उसकी अन्य उपकरण आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लोहार कहते हैं। उसमें लोहार क्या क्या बनाता है, एक तो बनाता है फालियां, एक बनाता है खुरपी। साधारण औजार है, खुरपी वगैरह आप सबकी देखी हुई है। फावड़ा, कुल्हाड़ी, वह तीरों के आगे की नोक, ये जो शेप होता है ना तीर का आगे वाला, वो नोक बनाते हैं। तो ये कौन बनाता है, लोहार बनाता है। साधारण है, लोहार बनाता है फालियां, खुरपी, फावड़ा, कुल्हाड़ी और तीर। अब देखना लकड़ी के सामान ये लोग स्वयं बना लेते हैं, जिसमें एक तो लकड़ी की स्टूल है, एक चारपाई है। आपको प्रत्येक गोंड के घर में, क्यों गोंड का जो घर होता है वो झोपड़ी होती है, पूर्ण रूप से एक आवास होती है कुछ किस प्रकार की, कि उसमें एक तो फिक्स होती है जगह पूजा करने, एक होती है पशु के लिए, एक यहाँ पे खुद गिरने के लिए, कुछ इस प्रकार की एक झोपड़ी होती है।
इसमें आपको लकड़ी की बनी हुई, बांस की बनी हुई बहुत सारी स्टूलें और चारपाई वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि लकड़ी का जितना भी सामान होता है वो सारा का सारा गोंड खुद बनाते हैं। याद रखना ये बात कि लकड़ी का सामान ये कोई अलग कारीगर नहीं बनाता, लकड़ी के ये सारे लोग स्वयं बना लेते हैं। अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे इनके समाज की। इसके बाद हमारा समाज वाला जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है कि समाज किस प्रकार का है, इनका संस्कृति किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये लोग रहते हैं समाज में, कि समाज की रचना करते हैं, सामाजिक ढांचा इनका कैसा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए समाज और संस्कृति, गौण पितृ सत्तात्मक, जब समाज में पिता के नाम से इनका वंश चलता है तो हम कहते हैं पितृ सत्तात्मक। तो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो माता के नाम से या पिता के नाम से। तो पिता के नाम से चलता है तो पितृ सत्तात्मक समाज की रचना करता है, यानी इनमें वर्तमान स्वरूप कैसा है, इनका समाज का स्वरूप ऐसा है कि पिता के नाम पर एक वंश से आगे के आगे चलता रहता है। सबसे बुजुर्ग पुरुष को परिवार का मुखिया होता है। और इनके देखो एक और है, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथ साथ में कि इनमें पिता की मृत्यु होने के बाद ज्यादातर संपत्ति को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, बराबर बांट दिया जाता है। चाहे खेत के टुकड़े होंगे चाहे कुछ भी हो, सब चीजों में क्या बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। गौण लोगों में सेवा विवाह, अब आगे विवाह की बात, तो इनके विवाह में से क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से विवाह गौंडों में प्रचलित है। तो देखिएगा पहले तो सेवा विवाह, जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा है सेवा विवाह का अर्थ यहाँ क्या होता है। जो धनाढ्य गौंड होते हैं वो सेवा करते हैं यहाँ पे अपने कार्य के लिए, मतलब देखभाल के लिए जो विवाह कर लेते हैं, उस विवाह को ये क्या कहते हैं, सेवा विवाह कहते हैं। याद रखेंगे इस बात को। दूसरा है विनिमय विवाह, खरीदने, खरीद के जो विवाह होता है, विनिमय का खरीदना होता है। हरण विवाह, हरण का किडनैप होता है, भगा के ले जाना, किडनैप या भगा के ले जाना। तो ये हो गया सेवा विवाह हो गया, विनिमय विवाह हो गया, हरण विवाह यानी किडनैप हो गया। और विधवा विवाह, जिसका पति मर जाए उससे भी उन्हें कोई दूसरा पुरुष से विवाह कर लेता है, तो विधवा विवाह का प्रचलन है। तो कितने प्रकार के विवाह हो गए, 1 2 3 और 4, ये 4 प्रकार है इन गौंडों में विवाह। इन लोगों में विवाह का किसी प्राकृतिक स्थान से संबंध है। याद रखना, प्राकृतिक यानी जल स्रोत के निकट, या तो कोई जल स्रोत होगा उसके निकट होगा, या फिर ये क्या करेंगे आम के वृक्ष के नीचे, आम के पेड़ के नीचे ये लोग विवाह करेंगे। और अगर विवाह है तो उसके तुरंत बाद ये क्या, किसी अनिष्ट से बचने के लिए, कुछ गलत ना हो जाए, विवाह संपन्न रहे, अच्छा रहे, इसके लिए क्या करेंगे, राम धुनी का आयोजन करेंगे। किसके धुनी का आयोजन करेंगे, राम धुनी। अब हम बात करते हैं गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं या मुखातब कहा जाता है। तो गौंड जनजाति में जो गांव का मुखिया है, जैसे अपने यहाँ गांव का मुखिया सरपंच कहलाता है, एक वैधानिक आधार पर कहते हैं, लेकिन इनका मुखिया क्या कहलाता है, पटेल या मुखातब कहलाता है। तथा गांव के चौकीदार को, गांव का जो चौकीदार करती है नहीं कि वो एक अपने तरह चौकीदार है, गांव का जो कानून व्यवस्था संभाल रहा है वो चौकीदार है वहां का, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ये लोग, कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोतवाल। याद रखना यहाँ पे चौकीदार का ये नहीं कि गांव में रात को पहरा देना है, ये नहीं है, यहाँ पे उसकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग है, उसका नाम क्या है, कोतवाल है। इसके अलावा आपसी विवादों का जितना भी निपटारा होगा वो सारा कौन करेगी, पंचायत। जितने भी इनके विवाद हो जाएंगे, चाहे वो लड़ाई से संबंधित हो, चाहे वो विवाद से संबंधित हो, चाहे वो संपत्ति का विवाद हो, कोई भी प्रकार का विवाद हो, सारा का सारा कौन करेगा, ये पटेल बैठा लेगा, पंच पटेल बैठ जाएंगे, मुखातम बैठ, जो नाम हम कहते हैं मुखातम बैठ जाएगा और क्या करेगा, उसको फैसला कर देगा। इनका मतलब आज भी इनकी जो कानून व्यवस्था है वो सारी कहाँ है, आपके अपने क्षेत्र तक सीमित है। गांव के पुजारी, पुजारी यानी जो मंदिर की सेवा वगैरह करता है, या पूरे को ये क्या कहते हैं, देवारी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया है, देवारी क्या है, देवारी है पुजारी, जो देवारी है वो गौंडों का क्या है, पुजारी है, पुजारी नहीं है तो पुरोहित है। क्या रखेंगे। अब हम बात करते हैं गोंडी बोली। गोंड बोलते कौन सी है, गोंड जानते हैं बोली है गोंडी, याद रखना, ये शब्द याद रखना। गोंड बोलते कैसे, गोंडी बोलते हैं। जैसे मराठा क्या बोलते हैं, मराठी,
ठीक है। मराठा क्या बोलते हैं? मराठी। ठीक इसी प्रकार से गोंड क्या बोलते हैं? गोंडी। द्रविड़ भाषा संबंधित है किससे? जो भाषा समूह है हमारे उसमें से किस परिवार से संबंधित है? द्रविड़ भाषा के परिवार से ये संबंधित है। और जिसका सीधा संबंध किससे? तमिल से और कन्नड़ भाषा से। किससे? तमिल से और कन्नड़ भाषा से। तो उधर साइड में ये देखो द्रविड़ भाषा है, इसका लगभग संबंध किससे? तमिल से और कन्नड़ से। और गोंडी भाषा किस में आती है? द्रविड़ भाषा परिवार में आती है, इसलिए इसका भी संबंध किससे हो गया? तमिल से और कन्नड़ से। इसके अलावा कई लोग हिंदी भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे तमिल और कन्नड़ संबंधित द्रविड़ भाषा बोलते हैं। मराठी भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं, कुछ अलग अलग जो बात है। साक्षरता का जो स्तर है वो देश के औसत से बहुत ही नीचे है। नीचे क्या है ये मान के चलो, एकदम डाउन है। और महिलाओं का तो क्या है? नगण्य है, यानी साक्षरता तो है ही नहीं इनके पास। अभी वर्तमान के पिछले 10 सालों में कुछ साक्षरता का प्रतिशत इनमें सुधरा है। गोंड जाति के लोग नृत्य और गीतों में उत्सव मनाते हैं। जब ये उत्सव मनाते हैं तो ये नाचते और गाते बहुत हैं। ये याद रखेंगे, ये इनकी विशेषता में आता है कि गोंड पूर्णिमा को, कब? पूर्णिमा को रात को इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमेशा किस रात को इकट्ठे होते हैं? गोंड किस रात को इकट्ठा होते हैं? पूर्णिमा की रात को इकट्ठा होते हैं, नाचने और गाने का पूरा आनंद लेते हैं। एक महीने में एक पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा की रात ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी रात नाचते और गाते हैं। स्त्री और पुरुष क्या होते हैं? साथ में नाचते हैं। और जो दुलिया है, याद है ना ये दुलिया, ये दुलिया है इन गोंडों की प्रमुख गायक जाति। आज इनके लास्ट जो चैप्टर है गोंडों का वो हम करेंगे अगली क्लास में। ये जितनी भी आज दिखाया है नोट कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ आप वीडियो को 2 बार देखिएगा, तब आपको कोई चीज़ अगर छूट जाती है वो समझ में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।